आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या? बेसिकली ये एक नर्वस सिस्टम का टाइप है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है एंड ये जो है विसराज को सप्लाई करता है, विसराज को इनर्वेट करता है। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम कहते हैं फियर फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम। फियर फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वह है रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो है काम करने वाला नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये है थोरैकोलम्बर इन ओरिजिन। इसका क्या मतलब है कि ये T1 से लेके L2 जो हमारे बॉडी में स्पाइनल नर्व्स है उसमें उन सारे में जो है सिंपैथेटिक नर्व के फाइबर्स होते हैं। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्रैनियो सैक्रल इन ओरिजिन है। तो क्रैनियल नर्व 3, 4, 7 पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्रैनियो सैक्रल इन ओरिजिन है और वो क्रैनियल नर्व्स है 3, 7, 9 एंड 10th क्रैनियल नर्व। और सैक्रल जो नर्व है स्पाइनल नर्व्स वो है S2 से लेके S4 तक। तो ये हो गया क्रैनियो सैक्रल इन ओरिजिन। अब इसकी हम देखते हैं गैंग्लिया की बात करते हैं। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ये हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया मिड ब्रेन, पोन्स, मेडल्ला और नीचे हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ओके। अब यहां पर मैं एक विसरा बनाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक विसरा के तौर पे स्टोमक की डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। नाउ जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है वो विसरा से करीब पड़ा होता है, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब पड़ा होता है। तो दिस इज अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एंड दीज आर सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ओके। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व था वो निकलता था क्रैनियो सैक्रल ओरिजिन। तो मैं एक आइडियल या कोई मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बना रहा हूं और वहां पर वो सिनैप्स करके पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के जरिए वो विसराज को सप्लाई करेगा। इसके बाद मैं सिंपैथेटिक 3 गैंग्लिया यहाँ पे बनाया हूं। इसकी वजह यह है कि सिंपैथेटिक जो फाइबर्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक तीनों का मैंने बनाया है। इसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये चेक करें। एक है जो कि विसरा को सप्लाई करता है, दूसरा है जो कि स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करता है, ये स्वेट ग्लैंड हो गया। और तीसरा को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये जो गैंग्लिया है थर्ड जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है वो एक्चुअली मॉडिफाई हो गया होता है एड्रिनल मेडुल्ला के फॉर्म में। सो दिस इज एड्रिनल मेडुल्ला। ठीक है। अब ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है
एड्रिनल मेडुला में जाएगा, वहां पर सिनेप्स करेगा क्रोमाटिन सेल्स के साथ और उसको एक्टिवेट करेगा। और क्रोमाटिन सेल जो है आगे न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन यहाँ पे कहें, क्योंकि अगर इसको हम ग्लैंड मानते हैं तो यहाँ पे हमें हार्मोन कहना पड़ेगा, ठीक है। और एक चौथा जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल ये एक नर्व फाइबर है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है, तो मैं इसलिए ये बनाया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं उसके बारे में। तो बहुत इजी है, जो भी न्यूरॉन्स जो निकल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, चाहे वो ब्रेन के किसी पार्ट से हो या स्पाइनल कॉर्ड के किसी पार्ट से हो, तो वो हमेशा क्या निकालेगा, एसिटाइलकोलिन। मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हमेशा निकालेगा एसिटाइलकोलिन गैंग्लिया में, ठीक है। ये भी क्या निकालेगा, एसिटाइलकोलिन। ये भी क्या निकालेगा, एसिटाइलकोलिन। इवन ये भी क्या निकालेगा, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब एक और चीज देखें, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो निकालता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। जो सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप्स के निकालते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो विश्वास को सप्लाई करते हैं वो मेनली निकालते हैं नॉर एपिनेफ्रिन और कुछ अमाउंट ऑफ जो है एपिनेफ्रिन निकालता है। जो स्ट्रेट लाइन को सप्लाई करता है वो निकालता है एसिटाइलकोलिन ही। और जो एड्रिनल मेडुला में जो क्रोमाटिन सेल जो कि पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन जैसा काम करता है वो निकालता है एपिनेफ्रिन मोस्टली एंड थोड़ा अमाउंट ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने यहां पर ये जो बनाया है ये एक्चुअली है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व है, नॉर्मल स्पाइनल नर्व है जो कि या मोटर नर्व है जो कि मसल को सप्लाई करता है, स्केलेटल मसल को, ठीक है, स्केलेटल मसल को, ठीक है। और ये भी एसिटाइलकोलिन निकालता है वहां पे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर्स की। तो जो एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर होगा उसको हम कहते हैं कोलिनोसेप्टर, कोलिनोसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक है निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरा है मस्कालिनिक रिसेप्टर, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एन एम एंड एन एन। निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन मसल, निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन्स। अब यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया मसल का, यहां पर होते हैं एन एम रिसेप्टर, ठीक है। और इस पर आगे ये एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। अब दूसरा है एन एन रिसेप्टर। तो आप देखिए हर गैंग्लिया में एसिटाइलकोलिन निकल रहा है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकाल रहे हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज पर एक रिसेप्टर बना होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड करता है और आगे वो इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है। तो एन एन रिसेप्टर जो है गैंग्लिया में हो गया और एन एम रिसेप्टर जो है स्केलेटल मसल में हो गया, ठीक है। मस्कालिनिक रिसेप्टर फर्दर 5 टाइप्स की होती है, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। M1 रिसेप्टर जो है, अब इसके बाद एक और चीज यहां पर हम कहते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो है सोडियम पोटासियम चैनल के जरिए, लिगेंड सोडियम पोटासियम चैनल के जरिए। जो मस्कालिनिक रिसेप्टर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जरिए। और बहुत ही इजी है इसका नाम याद रखना, GQ GI GQ GI GQ QI, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी लोकेशन हम पढ़ेंगे, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग से पढ़ेंगे वहां पर हम ये पूरे मस्कालिनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन पढ़ेंगे, उसके स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे।
ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेनोसेप्टर, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है। एड्रेनोसेप्टर्स के बारे में, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर्स हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर फर्दर दो टाइप के हो गया, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा जो है तीन टाइप के हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 भी जो बल्कि पूरा का पूरा एड्रेनोसेप्टर है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो अल्फा 1 जो है GQ, अल्फा 2 जो है GI, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों के तीनों है जी स्टिमुलेटरी कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जरिए काम करता है। तो ये था बेसिक एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसके रिसेप्टर्स के बारे में और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। वो है एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों की सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन की पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखकर आपको लग रहा होगा कोई मैं जॉइंट बना रहा हूँ, लेकिन ये एक सिनैप्स है। ये प्री सिनैप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं उसके नर्व टर्मिनल और ये है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है एसिटाइल ग्रुप और कोलिन। नर्व टर्मिनल्स के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया से वो एसिटाइल OA ले लेगा और बाहर से ये इसको कोलिन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है वो आगे जाके वो एसिटाइलकोलिन बना सकता है। तो कोलिन ये कैसे देगा? कोलिन देगा एक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए, उसका नाम है सोडियम डिपेंडेंट कोलिन को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो कोलिन आ गया अंदर और एसिटाइल कोए आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से। ये दोनों मिलके अब क्या बना देगा? एसिटाइलकोलिन। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पर एक एंजाइम है उसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। अब एसिटाइलकोलिन बन गया, एसिटाइलकोलिन बन तो गया लेकिन बाहर ऐसे नहीं रिलीज होगा, इसको वेसिकल में पैक होना पड़ेगा। नाउ इट विल बी पैक्ड इन अ वेसिकल। एसिटाइलकोलिन नाउ पैक्ड इन वेसिकल। लेकिन पैकिंग के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है वैट, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बहुत सारे वेसिकल में बन गया, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बन गया, एसिटाइलकोलिन बन गया, हर जगह एसिटाइलकोलिन बन गया। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के टर्मिनल पे। अब ये इसको रिलीज होने के लिए यहाँ पर चाहिए स्पेशल ट्रिगर जो कि कैल्शियम कराता है, और कैल्शियम अंदर कैसे लाएगा? एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आएगा। फिर एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आया, एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? कैल्शियम चैनल ओपन होगा और कैल्शियम अंदर जाएगा। अब कैल्शियम अंदर तो गया, अब यहाँ पर आके दो काम करता है कैल्शियम। वेसिकल पे होते हैं बी फॉर वेसिकल, बी फॉर बी स्नेल प्रोटीन, स्नेल प्रोटीन। और जो नर्व टर्मिनल है वहां पर होते हैं टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टी स्नेल प्रोटीन। ठीक है, नाउ ये कैल्शियम क्या करता है? इन दोनों की इंटरेक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, इंटरेक्शन प्रमोट होते ही क्या होगा? ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा नर्व टर्मिनल के साथ और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये जो बाहर निकला एसिटाइलकोलिन, इसकी फर्दर दो फेज है, इसकी फर्दर दो फेज। पहला फेज है कि ये जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा फेज है
कि ये इस पर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, ठीक है, जो कि एसीटेट एंड कोलिन में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, सिंथेसिस एंड रिलीज एंड उसका फेट, ठीक है। अब इसके इनहिबिटर्स की बात हम करते हैं। तो इनहिबिटर की बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस पूरे स्टेप का एक रेट लिमिटिंग स्टेप वो कौन सा है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप है कोलिन की अपटेक वाला स्टेप, ठीक है। तो इसके यहां पर जो इनहिबिटर होते हैं जो काम करते हैं उसका नाम है हेमिकोलिनियम, हेमिकोलिनियम, ठीक है, कोलिन हेमिकोलिनियम, इजी है। इसके अलावा दो और रिसेप्टर होते हैं जो कि मेनली सोडियम को टारगेट करते हैं, सोडियम चैनल, सोडियम को अंदर नहीं आने देता, ठीक है। तो वो है बहुत इजी है, उसका नाम टेट्रोडोटॉक्सिन एंड सेक्सीटॉक्सिन। ये सेक्सी नहीं एक्चुअली सैक्सीटॉक्सिन है, सैक्सीटॉक्सिन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है वेसिकल में जो पैक हो रहे हैं उसको कैसे इनहिबिट करें। तो वेसिकल में पैक होने वाले को इनहिबिट करने वाला का नाम है वी फॉर वेसिकल, वी फॉर बेसामिकोल, बहुत इजी है। इसके बाद ये जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन को रोकने वाला का नाम क्या है। ये इंटरैक्शन जो कैल्शियम जो एक्टिवेट करता था बीस ने टी ने की इंटरैक्शन को, उसको इनहिबिट करने वाला का नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। और ये तो हो गया इसको इनहिबिट करने वाला। एक है जो कि रिलीज को प्रमोट कराता है, जो कि ये इन इंटरैक्शन को प्रमोट कराता है जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की रिलीज बढ़ जाती है। उसका नाम है अल्फा आयाट्रोटॉक्सिन, ठीक है, जो कि इसको प्रमोट करता है रिलीज को, ठीक है। तो ये था एसिटाइल कोलिन का। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज का, या नॉरएपिनेफ्रिन के पहले सिंथेसिस देन रिलीज के बारे में। नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस और एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस 90% सेम स्टेप्स है। इसमें भी ये क्या है, एक नर्व टर्मिनल बन गया, ये एक पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन बन गया। अब नॉरएपिनेफ्रिन बनाने के लिए हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था टायरोसिन अमाइनो एसिड चाहिए होती है। तो टायरोसिन कहां से लेगा, ये बाहर से लेगा, और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर है वो सेम टू सेम वही है, सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। टायरोसिन आ गया अंदर। टायरोसिन पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि बना देता है डोपा। डोपा का फुल फॉर्म हो गया डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, और यहां पर जो एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। डोपा पर एक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा और ये बन जाएगा डोपामिन। अब डोपामिन भी क्या होगा, वेसिकल में पैक होगा। डोपामिन हो गया वेसिकल में पैक। यहां पर जो एंजाइम काम करता है वो देखिए, वहां पर वैट था, यहां पर वीमैट है, वेसिकल मोनो अमाइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब अंदर ही डोपामिन से ये बन जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और वहीं पे बन जाएगा एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब सेम टू सेम प्रोसीजर है इसका भी रिलीज के। साइंथिसिस तो हो गया, रिलीज के लिए जो प्रोसीजर है वो है, यहां पर देखें, यहां पर वेसिकल पे बेस नेयर प्रोटीन और टर्मिनल पे टी स्नेयर प्रोटीन, ये दोनों कैल्शियम के प्रेजेंस में इंटरैक्ट करेगा। और कैल्शियम कैसे आएगा, सेम टू सेम वही पंजा है इसका भी। एक्शन पोटेंशियल यहां पर आएगा, ये जो है कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, कैल्शियम चैनल आते ही इसकी इंटरैक्शन को प्रमोट करेगा, और इसकी इंटरैक्शन होते ही नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन एपिनेफ्रिन जो है यहां पर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन हो गया रिलीज, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जो है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। अब इस नॉरएपिनेफ्रिन का 3 फेट्स हैं। पहला फेट है कि ये जाकर अपने रिसेप्टर में बाइंड करेगा, जो कि अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर है। दूसरा जो फेट है, यहां पर एक
आपने पढ़ा सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में इसकी हो जाती थी मेटाबॉलिज्म और बन जाता था वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, ठीक है, जो कि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता था। तीसरा है इसका हो सकता है रीअपटेक, ठीक है, इसका हो सकता है रीअपटेक। रीअपटेक ऐसे ही नहीं होगा, रीअपटेक के लिए एक चैनल प्रोटीन चाहिए, उसका नाम है NET, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। अगर यहां से डोपामिन की रीअपटेक हो रही है तो उसके लिए है DAT, डोपामिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। अब इसमें भी इनहिबिटर की बात हम कर लेते हैं। तो इनहिबिटर सबसे पहले हमने देखा था, इनहिबिटर के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो इसका इनहिबिटर है मेटायरोसिन, ठीक है। दो और मैंने यहां पर इनहिबिटर की बात किया था जो कि सोडियम की इंटेक को टारगेट करता है। तो यहां पर भी तो सोडियम की इंटेक हो रही है, तो इसको टारगेट करता है यही दो, टेट्रोडोटॉक्सिन एंड सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है। इसके बाद यहां पर वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर पैक करने वाला एंजाइम का इनहिबिटर था वेजामिकोल, यहां पर है रिजल्पिन। यहां पर इंटरेक्शन को रोकने वाला का नाम था बोटुलिनम टॉक्सिन, यहां पर है गुआनिथिलीन। और यहां पर इंटरेक्शन को प्रमोट करने वाला का नाम था अल्फा आइट्रोटॉक्सिन, यहां पर जो है प्रमोट करने वाला का नाम है सेम वही अल्फा आइट्रोटॉक्सिन। वेरी सिंपल। तो ये हो गया दोनों की सिंथेसिस के बाद। इसके बाद एक डेफिनेशन है बेसिक सा, को ट्रांसमीटर क्या होता है। तो देखें यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है, जब इसकी रिलीज होती है ना तो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ 2-3 और ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उसको हम कहते हैं को ट्रांसमीटर, ठीक है। जिसमें एटीपी हो सकता है, जिसमें वीआईपी वैजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड हो सकता है, न्यूरोपेप्टाइड हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर जो है ट्रांसमीटर हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे को ट्रांसमीटर। इसके अलावा एक आखिरी चीज रह गया था, वो है गैंग्लियन ब्लॉकर्स का काम क्या है। तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स का काम देखने के लिए आपको ये पहले जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन के पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों की रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, लेकिन डोमिनेंट कोई एक होती है। तो अगर हम गैंग्लियन को ब्लॉक करते हैं तो डोमिनेंट वाला ब्लॉक होगा, ठीक है, एक्शन। तो मैं मेजर ऑर्गन्स की बात करने जा रहा हूं, जैसे कि हार्ट पे जो है पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है आईज पर जो है वो भी पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है। इसके बाद जो है ब्लड वेसल, सॉरी जीआईटी की पहले बात करते हैं, जीआईटी पर भी पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है। ब्लड वेसल पर जो है सिंपैथेटिक डोमिनेंट है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और रह गया, वो है हार्ट, आईज, जीआईटी, ब्लड वेसल, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पर भी सिंपैथेटिक डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब एक चीज देखें, हार्ट पर अगर पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है तो नॉर्मल काम क्या होता है कि ये हार्ट रेट को कम कर रहा होता है, ठीक है। आईज पर अगर पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है तो आईज पे अगर पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है तो ये मायोसिस करा रहा होता है। जीआईटी पे अगर पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है तो ये मोटिलिटी को कम करा रहा होता है, सॉरी बढ़ा रहा होता है। और ब्लड वेसल पे अगर सिंपैथेटिक डोमिनेंट है तो ये बीपी को बढ़ा रहा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड पे अगर सिंपैथेटिक प्रेजेंट है तो ये स्वेटिंग करा रहा होता है, ठीक है। अगर हम दे रहे हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स, क्या दे रहे हैं हम
जीबी, गैंग्लियन ब्लॉकर्स। ठीक है, जीबी दे रहे हैं तो क्या होगा, इसका अपोजिट काम होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मायोसिस की जगह क्या हो जाएगा, माइट्रियासिस हो जाएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। इंक्रीज मोटिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज मोटिलिटी। और बीपी घटने की बजाय बीपी बढ़ने की बजाय बीपी कम हो जाएगा, और स्वेटिंग की बजाय एनहाइड्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।